देखिएगा, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक प्लेन मिरर बना लिया यहाँ पर। प्लेन मिरर के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और इसके पीछे वाला जो एरिया है उसको ऐसे पॉलिश कर देते हैं। इस तरह से लाइंस बनाकर दिखाना मतलब पीछे वाला एरिया पॉलिश कर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कोई भी एक रे ऑफ लाइट लेंगे जिसको हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं। जो लाइट स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर पर उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है। जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां लिखें इंसिडेंट रे। ये जो पॉइंट है यहां पर आप लिखें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉप करते हैं जिसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे है तो जितना एंगल यहां बनेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एग्जैक्टली उतना ही एंगल यहां बनेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो इस वाली रे को आप बोल दीजिए बेटा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे एन इंसिडेंट रे, ये एक प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन का एक डायग्राम है। अभी इसका इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। प्लेन मिरर, हाँ, अभी मैं इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो ये प्लेन मिरर के केस में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे को इस तरह से शो किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये प्लेन मिरर की सरफेस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 35 डिग्री। नॉर्मल के साथ नहीं, सरफेस के साथ में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बताएंगे, बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन इंसिडेंट रे यहाँ पर मिरर की सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 35 डिग्री है। और ये पूरा एंगल कितना है, बिकॉज दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, 90 माइनस 35। ये टोटल एंगल 90 है, 90 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाए। समझ गए बेटा, बताइए, क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो इट विल बी 55 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 55 डिग्री। ये आप बता दीजिए, आप तीनों बच्चों को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बताएं। आशुतोष, Yes, ऋषा, sir. राजनंदिनी, क्लियर है। Sir. ठीक है बेटा, ये 55 डिग्री हो गया। फिर हम कहेंगे एज पर, एज पर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एज पर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड देयरफॉर इट विल बी 55 डिग्री। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा होगा कि वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर दे रखा है तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है आई, दोनों इक्वल होते हैं। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो अभी तुमने बात करी थी वो रिफ्रैक्शन है, वो नेक्स्ट चैप्टर है, वो हमने अभी नहीं करा है। तो वो लेंसेज में होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मिरर्स में होता है। तो अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्लेन मिरर की बात अभी हमने करी है। ठीक है, आगे दो तरीके के मिरर्स होते हैं, कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये यहां से बस ये चीज देखने वाली है कि जो इंसिडेंट रे है वो एंगल एंगल जो भी बना रही है वो नॉर्मल के साथ बनाएगी तो मैं उसको एंगल आई बोलूंगा। लेकिन अगर वो सरफेस ऑफ प्लेन मिरर के साथ बनाएगी तो मुझे 90 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। देन आई विल गेट टू नो अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है, बताइए। चलें आगे, बताओ जी, समझ में आ गया।
ये ऑनलाइन वाले चुप बैठे हुए हैं, क्लियर है सबको कि नहीं, बोलो। यस सर। चलिए जी, आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। डेविड इज ऑब्जर्विंग his David is observing his image in a plane mirror. Full stop. The distance between the mirror and his image, the distance between the mirror and his image, the distance between the mirror and his image is 4 meter, is 4 meter, full stop. If he moves 1 meter towards the mirror, if he moves 1 meter towards the mirror, if he moves 1 meter towards the mirror, comma, then the distance between David then the distance between David and his image will be David and his image will be, there are 4 options. Option number A, 3 meter. Option B, 5 meter. Option C, 6 meter. And option D, 8 meter. ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। अब आप ये देखें, डेविड क्या है, हम मिरर के सामने अगर हम खड़े हुए हैं, मिरर मतलब दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसके सामने अगर हम खड़े हुए हैं तो हम ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, शीशे के अंदर जो चीज हमको दिखाई देती है कि हम कैसे दिख रहे हैं, वो हमारी इमेज है। ठीक है, प्लेन मिरर में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मैं प्लेन मिरर की तरफ दौड़ना शुरू कर दूंगा तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि मेरी इमेज भी मेरी तरफ दौड़ रही है। अगर प्लेन मिरर से दूर की तरफ मैं जाना शुरू कर दूंगा तो ऐसा लगेगा कि मेरी इमेज भी मुझसे दूर भाग रही है। ठीक है, मैं प्लेन मिरर से जितनी आगे खड़ा हूं, मान लो मैं 5 मीटर 10 मीटर आगे खड़ा हूं, तो देर इज एन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब ऐसा भ्रम होता है, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज मतलब नकली इमेज, कि अगर मैं 5 मीटर आगे खड़ा हुआ हूं तो देखने में ऐसा लगता है कि मेरी इमेज भी जो मिरर है, मिरर से भी 5 मीटर पीछे है वो इमेज। इसी वजह से कई बार हम लोगों को ऐसा धोखा होता है कि बहुत छोटा, हम कहीं किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं किसी शोरूम में जाते हैं, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि जो शॉप है या जो शोरूम है वो छोटा सा है, लेकिन वो लोग क्या करके रखते हैं, वो जो आखिरी वॉल होती है ना, आखिरी वॉल पर, पूरी वॉल पर एक प्लेन मिरर लगा देते हैं। तो आखिरी वॉल जो होती है, आखिरी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से हम एंटर करें और ये सामने वाली जो वॉल है, ठीक है, तो ये आखिरी वॉल हो गई ना भाई। एक वॉल तो ये हो गई लेफ्ट, एक वॉल ये हो गई राइट, एक ये हो गई, यहाँ से एंट्रेंस है। तो जो आखिरी वॉल है वो उसके ऊपर एक प्लेन मिरर लगा देते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा शोरूम है। समझ रहे हैं? फिर हम देखते हैं कि अरे वो तो मैं ही खड़ा हुआ हूँ वहां पर, मेरी इमेज मुझको दिखाई दे रही है। तो वो क्या होता है कि देखने से ऐसा लगता है कि जैसे शोरूम बहुत बड़ा है, तो उसको स्पेशियस दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर यूज करना है। देखिए, हमने यहाँ पर बोला कि ये एक प्लेन मिरर है, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब क्या है कि डेविड यहां पर खड़ा हुआ है इस पॉइंट पर,
तो यहां से लेकर और यहां तक वो मिरर से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, सबसे पहले तो ये चेक करिए। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। मिरर और उसकी इमेज, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। The distance between the mirror and his image is 4 मीटर। अब इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, मिरर में और इमेज में 4 मीटर का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट में और मिरर में भी 4 मीटर का ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि जितनी आगे हम खड़े होते हैं मिरर के उतनी ही पीछे हमारी इमेज बनती है। ये रूल है प्लेन मिरर का, ठीक है। अच्छा, कॉनकेव का रूल क्या होता है, कॉन्वेक्स का रूल क्या होता है, इस पर बाद में आएंगे, पहले ये देखते हैं। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अब डेविड ने क्या करा, अब डेविड 1 मीटर आगे बढ़ गया। क्वेश्चन ध्यान से समझना। अब डेविड 1 मीटर आगे बढ़ गया, तो अब डेविड में और मिरर में कितना, 3 मीटर रह गया, बिल्कुल सही। तो जब हम मिरर की तरफ बढ़े तो हमारी इमेज भी मिरर की तरफ बढ़ेगी, कितना, उतना ही जितना हम बढ़े, मतलब 1 मीटर। तो अब डेविड की जो इमेज है वो भी थोड़ा सा आगे आ गई। कितना आगे आ गई, 1 मीटर। तो इसका मतलब अब इमेज में और मिरर में कितना डिस्टेंस रह गया, 3 मीटर। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन जो ध्यान देने लायक है, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, डेविड और उसकी, या बिल्कुल सही, डेविड और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 + 3 यानी कि 6 मीटर। ठीक है, तो 6 मीटर इज द करेक्ट आंसर। हम ये कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, डेविड एंड हिज इमेज इज 3 + 3 यानी कि 6 मीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं बेटा। आशुतोष, आशुतोष क्लियर है कि नहीं। दिशा, ओके, दिशा, Yes, sir. ओके, राजनंदिनी, Yes, sir. ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ रहे हैं आप। हाँ बेटा, आशिका समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। ऐसा होता नहीं है, पहले क्वेश्चन नोट करिए फिर समझाऊंगा क्या चीज है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, पहले नोट करें। हाँ बुक में है बुक लायो, कोई बात नहीं, आप नोट करो, अपने नोट्स में नोट करिए आप। द रियर व्यू मिरर the rear view mirror of a car is a plane mirror. The rear view mirror of a car is a plane mirror, full stop. A driver is reversing his car. A driver is reversing his car at a speed of 2 meters per second. Full stop. The driver sees in his rear view mirror. The driver sees in his the driver sees in his rear view mirror, comma, the image of a truck parked, the image of a truck parked,
the image of a truck parked behind his car, behind his car. कोई बात नहीं, पहले पहले लिखो behind his car, full stop, the speed at which the image of the truck appears to approach, at which the image of the truck appears to approach the driver will be, again there are four options. Option A, 1 meter per second, 1 meter per second. Option B, 2 meter per second. Option C, 4 meter per second. And option D, 8 meter per second. मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ अभी। नोट कर लिया? नोट करो, कंप्लीट करो पहले इसको। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर, जो कि गलत है। कार में ये प्लेन मिरर नहीं लगा होता, जो तुम कह रहे हो वही होता है। अच्छा, लेकिन लगा हुआ है, ठीक है। तो अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक ड्राइवर है जो अपनी कार को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उल्टा चला रहा है, रिवर्स गियर में चला रहा है, यानी कि बैक कर रहा है कार को। अच्छा, तो अब आप एक चीज सोचो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेविड खड़ा हुआ है, डेविड 1 मीटर आगे आ जाए, या फिर डेविड 1 मीटर आगे आ गया तो डेविड में और मिरर में कितना डिस्टेंस रह गया, 3 मीटर का। या मैं एक और काम करता हूँ, डेविड को बोलता हूँ कि तू यहीं पर खड़ा रहे चुपचाप, मिरर को 1 मीटर में आगे ले आऊं, तो भी मिरर में और डेविड में कितना अंतर रह जाएगा, 3 मीटर का। ठीक है, कुल मिलाकर ये है कि मैं आपकी तरफ 1 मीटर बढ़ूं या आप मेरी तरफ 1 मीटर बढ़ें, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, ये समझ रहे हैं। उसी तरीके से पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग ट्रक है, ठीक। आप ये देखिएगा, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि वो ट्रक मूव कर रहा है, इन्होंने एक शब्द बोला है, मैं उससे उस चीज को समझ रहा हूं, पार्क्ड। ट्रक पार्क्ड बिहाइंड इस कार, इसका मतलब ट्रक जो है वो पार्क्ड है। पार्क्ड, पार्क्ड का मतलब क्या है कि वो खड़ा हुआ है, वो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर, अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर, ड्राइवर रियर व्यू मिरर में देख रहा है, तो वो ड्राइवर धीरे 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 जो कार को पीछे ला रहा है, तो रियर व्यू मिरर कार में जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मिरर भी चल रहा है कार के साथ साथ। तो मिरर जो है वो पीछे की तरफ चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रक का और मिरर के बीच का डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, जैसे कि डेविड के और मिरर के बीच का डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है। तो हमने एक बात बताई थी आपको कि जिस जिस स्पीड से मैं मिरर की तरफ भागूंगा, मुझे मेरी इमेज भी उसी स्पीड से भागती हुई नजर आएगी। समझ रहे हैं? जितना जितना मैं आगे बढ़ूंगा मेरी इमेज भी उतना ही आगे बढ़ेगी, जितना मैं पीछे हटूंगा मेरी इमेज भी उतना ही पीछे हट जाएगी। तो आप ये सोचिए कि जब 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब कार का मिरर पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो जो ट्रक है वो ट्रक भी उतनी ही स्पीड से आगे आता हुआ नजर आएगा। समझ गए कि नहीं? जितनी स्पीड से मैं मिरर की तरफ भागूंगा मेरी इमेज भी उतनी स्पीड से ही भागती हुई मुझे नजर आएगी। तो इन्होंने लास्ट में यही पूछा है, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर।
ठीक है, ये समझिएगा आप। हम ये कहेंगे इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लिखिए बिल्कुल। ये क्या है कि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में हमारे पास ऐसे ही 4 ऑप्शंस आएंगे एग्जाम में, लेकिन हम अपने नोट्स में सारी चीजें प्रॉपरली लिख कर चलेंगे, क्योंकि ये नोट्स ही हैं जो हमें लास्ट में पेपर से पहले पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर द स्पीड द स्पीड विद विच एन ऑब्जेक्ट moves towards a plane mirror, the speed with which an object moves towards a plane mirror is exactly the same as the speed with which the image appears to move towards the mirror. Therefore, speed with which truck या speed with which image of truck appears to approach the driver will be 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब मिरर पीछे जा रहा है, मिरर पीछे जाने का मतलब ही ये है कि आपका मिरर पीछे जाए या ऑब्जेक्ट आ गया है, एक ही बात है। ठीक है, मिरर पीछे जा रहा है तो समझ लीजिए कि एक तरह से ट्रक ही आगे आ रहा है। ठीक है, तो ट्रक जिस स्पीड से आगे आ रहा है उसी स्पीड से उसकी इमेज भी तो आगे आती हुई नजर आएगी। तो 2 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड, आप कुल मिलाकर देखिए। यहाँ भी मैंने क्या करा था, एडिशन करा था 3+3। चाहे डिस्टेंस हो, डिस्टेंस भी ऐड होगा, चाहे स्पीड हो, स्पीड भी ऐड होगी। तो ये हमारा इफेक्टिव जो है ये 4 मीटर पर सेकंड हो गया। ये सभी को क्लियर है कि नहीं? बेटा देखो, तुम्हें लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, है ना। वो मैं इस वजह से बता रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, वो मैं इस वजह से लिखवाता हूँ ताकि आप पेपर से पहले ना कियोस्क ना हो दिमाग में। पेपर से पहले हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें रिवाइज क्या करना है, तो उस पेपर से पहले फिर हम 10 तरीके की बुक्स फैलाकर बैठ जाते हैं बेड पर। टेबल चेयर पर पढ़ने की तो आदत हमें है नहीं, हम बेड पर किताबें फैलाकर बैठते हैं, और फिर हमारा सिर खराब हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें पढ़ना क्या है। इसलिए नोट्स बनवाए जा रहे हैं, लिखना लिखो नहीं तो कोई बात नहीं। तो जब एक चीज बता रहा हूँ तो उसको सीधे सीधे आप समझिए, समझ गए ना। मुझे मालूम है कि एग्जाम्स जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, लेकिन एमसीक्यू में कुछ भी टिक करने से पहले हमें कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। दैट्स वाई ये कंसेप्ट यहाँ पर लिखवाया है। ये रटने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए इतना आसान हो गया है कि अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप समझ कर चलिए चीजों को, आप चीजों को समझ कर चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा। वैसे भी आपका जो सिलेबस है वो काफी रिड्यूस कर दिया गया है। चलिए जी, इसके बाद ये 4 मीटर पर सेकंड हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट नोट करेंगे, हेडिंग डालें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। अमन अभी ज्वाइन किया है? यस सर। ओके, ये नोट कर लिया, मिटा दूं मैं? नहीं सर, बस 1 मिनट में वही नोट कर। इधर वाला मिटा दूं, ये पहले वाला क्वेश्चन है। हाँ सर, वो कर लीजिए। ठीक है,
reflection of light from curved surfaces. Reflection of light from curved surfaces. From curved surfaces, और इसमें आप लिखें कि आई एम टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स. अब हम सब जानते हैं कि सर्कल में और स्फीयर में अंतर क्या होता है, ये हमें सबको पता है. हाँ जी, बोल रहे हैं. हम सब जानते हैं कि सर्कल में और स्फीयर में एक अंतर होता है. स्फीयर जो है वो स्फीयर क्या है, स्फीयर इज अ बॉल, वो तो एक बॉल हो गई. और सर्कल क्या है, सर्कल वो है जो मैं प्लेन पेपर पर या प्लेन व्हाइट बोर्ड पर बना सकता हूँ, वो सर्कल है. तो स्फीयर को भी बनाने के लिए मुझे सर्कल ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस पर मैं बॉल तो नहीं बना सकता. ठीक है. स्फेरिकल मिरर का मतलब ये है कि ऐसा मिरर जो एक स्फीयर की हेल्प से बना है, जो एक स्फीयर से बना है. तो आप समझिए कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट की जो छोटी बॉल होती है, आप समझ लीजिए कि ये एक ना कांच की बॉल है. समझ रहे हैं? एक कांच की बॉल है हमारे पास. नहीं समझे? तो हमने, हाँ कांच की बॉल है, और जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, रबर की बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, ऐसे ही हमने कांच की बॉल एक मान लिया. तो ये मान लीजिए कि एक स्फेरिकल बॉल है. हाँ, समझा नहीं, दोबारा बोलो. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो हमने क्या करा, अब हमने एक कैंची ली, सिजर्स, और उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, मैंने यहाँ से ऐसे 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 काट कर इसका एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया. अब बाहर निकाल के मैं इसको इधर ड्रॉ कर रहा हूँ. ये टुकड़ा जो मैंने काटा है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया. अब आप एक चीज समझिए, याद रखने का तरीका है ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पर दो तरीके की सरफेस मुझे नजर आ रही है. एक सरफेस ऐसी जो अंदर की तरफ गहरी है, एक सरफेस ऐसी जो अंदर की तरफ गहरी है. गहरी क्या होती है? गुफा. गुफा को क्या बोलते हैं? केव. ठीक है. तो जो गहरी वाली सरफेस है, इसको हम क्या बोल देंगे? कॉनकेव सरफेस. इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव सरफेस. ये बच्चों वाला एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं कि वो गहरा है, तो गहरे को हम गुफा बोलते हैं, तो गुफा का मतलब केव. ठीक है. दैट्स वाई कॉनकेव. ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, हमने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन हम एग्जाम में इस कदर डरे हुए होते हैं कि हम कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव के फंडे लगाकर आ जाते हैं. तो इसलिए याद रखिएगा, एक फंडा दिमाग में रखें कि ये गहरी सरफेस है. गहरी क्या होती है? गुफा. गुफा मतलब केव. केव मतलब कॉनकेव. तो जो गहरी सरफेस है, दैट इज कॉनकेव सरफेस. जो बची वो क्या होगी? कॉन्वेक्स. सरफेस तो दो ही है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स. तो जो बची है सरफेस, दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस. इस बची हुई सरफेस को हम बोलते हैं, जो उभरी हुई सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बल्जिंग आउट सरफेस. ये सरफेस बाहर की तरफ निकल रही है, इसको बोलते हैं बल्जिंग आउट सरफेस. जो अंदर की तरफ गहरी है उसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस. उसके बाद मैं इस तरफ कर रहा हूं. अब अगर मान लीजिए मुझे अपना चेहरा कॉनकेव सरफेस पर देखना है, ठीक है, अगर मुझे अपना चेहरा कॉनकेव सरफेस पर देखना है, तो मैं उसके पीछे वाली सरफेस को पॉलिश कर दूंगा. और अगर मैं कॉन्वेक्स सरफेस पर अपना चेहरा देखना चाहता हूं, तो मैं उसके पीछे वाली सरफेस को पॉलिश कर दूंगा.
ठीक है, आप देखिएगा, अगर मैंने क्या करा, यही जो मैंने कांच का टुकड़ा जो इस कांच की बॉल में से काट कर निकाला है, मैंने कौन सी सरफेस को पॉलिश करा है, कॉन्वेक्स को। तो ये वाली सरफेस स्मूथ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यानी कि हम खुद यहाँ पर अपना चेहरा देखेंगे तो हम इधर खड़े होंगे, तो हमारे सामने कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है, गहरी सरफेस, दैट मींस दिस इज कॉनकेव मिरर। और दूसरा देखें आप, या फिर हमने क्या करा कि जो गहरी वाली सरफेस है यानी कि कॉनकेव वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो हम अपना चेहरा कहाँ देखेंगे, इस बल्जिंग आउट सरफेस पर। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। बेटा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर याद रखने में किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइए। अमन, आशुतोष, दिशा, नो सर। क्लियर है, चलें आगे। अच्छा, इसके बाद ये याद रखने के लिए मैंने आपको बताया, अब आप क्या करें, इनकी दोनों की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो लिख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में लिखेंगे आप, a spherical mirror is that mirror a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface, whose whose reflecting surface is the part of a is the part of a hollow sphere of glass, hollow sphere of glass। वही बात है, स्फेरिकल मिरर कौन सा मिरर होता है, जिसका जिस मिरर को हम एक हॉलो स्फेरिकल मिरर ऑफ ग्लास से, मतलब एक स्फेरिकल बॉल में से मैं काट कर निकाल लूं, तो उसको हम बोल देते हैं स्फेरिकल मिरर। उसके बाद नोट करें, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इसमें नोट करेंगे, a concave mirror is that spherical mirror a concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place, in which the reflection of light in which the reflection of light takes place at the concave surface, at the concave surface
ब्रैकेट में लिखेंगे और बेंट इन मतलब अंदर को घुसी हुई जो सरफेस होती है, जिसको हम गुफा कहकर याद करने का एक तरीका बना रहे हैं। ये तो हो गया आपका कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखेंगे बेटा कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर इसमें लिखेंगे अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर a convex mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place good afternoon चलिए good evening in which the reflection of light in which the reflection of light takes place at the convex surface at the convex surface or bulging out surface or bulging out surface or bulging out surface उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स related to spherical mirrors. Some important terms related to spherical mirrors. अब देखिए स्फेरिकल मिरर्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हम ये कहेंगे कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सेस। अगर स्कूल में चैप्टर हो चुका होगा तो आपको कुछ चीजें इसमें से शायद सुनी हुई लगेंगी, जैसे पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस। ये सारी चीजें जो हैं इन सारी टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा जैसे हमने बोला कि कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, या तो कॉन्वेक्स होगा या फिर कॉनकेव होगा। ठीक है, या तो कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव। दोनों ही केसेस में जो ये टुकड़ा है कांच का, ये तो आपने उस बॉल में से ही काट कर निकाला है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वो बॉल बनाएंगे। देखिए कैसे, ये वो बॉल है जिसमें से हमने काटकर स्फेरिकल मिरर बनाया, कोई भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई भी। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि मैंने मान लीजिए इस कोने में से काटकर इसको निकाल लिया कांच के टुकड़े को। ये निकला कहाँ से है, ये निकला तो इस बड़ी बॉल में से है ना। तो इस बड़ी बॉल का, क्योंकि ये स्फीयर है तो इसका कोई सेंटर भी होगा, कोई सेंटर भी होगा। तो दिस इज कॉल्ड सी, सी इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, पहले मैं ओरली समझा रहा हूँ, फिर हर एक की एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशंस लिखवाऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड सी, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक स्ट्रेट लाइन जो इस लाइन को, जिस लाइन के अक्रॉस मैंने इसको काटा है, जो इस लाइन के अक्रॉस एक स्ट्रेट लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, जो इसके परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल सही, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये जो सी है, ये जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और यहां तक का, मतलब यहां तक का ये जो रेडियस है, एक तरह से रेडियस हो गया ना, स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना, रेडियस है ना ये, तो क्या कहेंगे बोलो बेटा, आर, कैपिटल आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा वो होता है स्मॉल एफ। स्मॉल एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, और ये जो आधी लेंथ है, ये जो आधी लेंथ है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कैपिटल एफ। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताइए। वो फोकल लेंथ होती है। ठीक है, इसी तरीके से इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये जो मिरर का, जो बॉल का एंड पॉइंट है, जो इसका सरफेस है, यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। इसी को मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ यहाँ पर होगा, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर पॉइंट वाला मार्क इज कॉल्ड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। समझ गए भाई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का कोई नाम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये तो स्फीयर की सरफेस हो गई। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्फीयर की सरफेस है, वहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा डिस्टेंस है, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा फोकस। और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मैं यहां भी लिख सकता हूं इसको स्मॉल एफ। ठीक है, ये कहलाता है फोकल लेंथ। ठीक है, अब अब ये सवाल उठता है कि जब आपने इस पॉइंट को फोकस बोल दिया, तो इस पॉइंट का कुछ तो नाम होगा, तो फिर नाम रख दिया गया इसका कैपिटल पी। ठीक है, कैपिटल पी मतलब पोल, ये पोल हो गया। बताइए बेटा, समझ रहे हैं सभी बच्चे की नहीं। मेरी आवाज आ रही है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। यस सर। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इनकी टेक्निकल डेफिनेशंस नोट कर लीजिए एक एक करके, 6-7 पॉइंट्स हैं, वो सब लिखेंगे हम। सबसे पहले आप लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। और बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, मैं बार बार स्फेरिकल मिरर बोल रहा हूँ, मतलब ये जो मैं डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए सेम है, ये दोनों पर एप्लीकेबल है। नोट करें, द सेंटर ऑफ कर्वेचर the center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass, center of the hollow
sphere of glass of which the mirror is a part, of which the mirror is a part, of which the mirror is a part। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नोट करें रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वही चीज है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। वो उस होलो स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है, मतलब जिसमें से काट के उस मिरर को निकाला गया है, उस स्फीयर का सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट नोट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में लिखें it is the radius of the hollow sphere, it is the radius of the hollow sphere, it is the radius of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part। ये उस स्फीयर का, जिस स्फीयर में से काट के हमने वो मिरर बनाया है, ये उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कि जिस मिरर में से काट के मैंने वो मिरर बनाया है उसका सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बताइए बेटा, यहाँ तक सभी को क्लियर है?